हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट 3 में मैकेनिक्स पेपर के चैप्टर 3 सेंट्रल ऑर्बिट की समरी के बारे में। और यहाँ से जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेंटर फोर्स क्या होता है। अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है ये आपको पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का देके, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा सकता है कि फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट थ्रू अ फिक्स पॉइंट, या फिर जो भी है। अब फिर क्या कर रहे हैं कि द फिक्स पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ फोर्स। अब देखिए आगे क्या है, अ सेंट्रल ऑर्बिट इज अ पाथ डिस्क्राइब बाई अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। एंड एग्जाम्पल क्या है इसका, द मोशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द सेंट्रल ऑर्बिट। अब देखिए आपका क्या होता है कि सन यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है, ये सन हो गया। और यहाँ पे प्लैनेट जो है वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है। तो ये जो इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, और यहाँ से मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो है जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस हो गया, और ये पाथ पी हो गया। तो इस पाथ को हम बेसिकली बोलेंगे क्या, सेंट्रल ऑर्बिट। और ये जो इतना यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं पाथ यहाँ से कट कर लूँ तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट का ये जो पाथ है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पोलर फॉर्म, दूसरा होता है पैडल फॉर्म। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, कई सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको होता क्या है कि d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। आपको यही ऑप्शन ट्रिक करना है। इसमें करेगा क्या, कभी इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा, ठीक है, उल्टा सीधा कोई साइन लगा देगा प्लस माइनस का। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इसको एग्जैक्ट याद कर लेना है। ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें अगर याद हों तो आपके काम ईजिली हो सकते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन ट्रिक करना इज़ डिफ़िकल्ट वर्क, बिकॉज यू हैव अ नियरली 5 पेपर इन योर 1 पेपर। ठीक है, आपके पास 5 पेपर होंगे जिनको कंबाइन करके एक पेपर में मिलाया गया है। तो आपका दिमाग इतना वहाँ पे सफिशिएंट वर्क नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बेटर ये होगा कि आप बहुत सारे रिजल्ट को याद कर लीजिए। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। चलिए पेडल फॉर्म में क्या होता है, पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। आगे देखेंगे लीनियर वेलोसिटी। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ए सेंट्रल ऑर्बिट इज व्हाट। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए अब करा इलिप्टिक पाथ में, ठीक है, फोकस एट द सेंटर ऑफ फोर्स। अब यहाँ से वी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू और ब्रैकेट में 2 बाई आर माइनस 1/a। अब देखो यहाँ पे जो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, ना तो उसमें जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपका वेलोसिटी मतलब जो कर रहा है, जो पाथ पे मूव कर रहा है, उसके मास से कोई मतलब नहीं है, केवल डिस्टेंस से मतलब, वो भी कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द मोशन। आपको पूछा जाता है डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ओनली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑल्सो वी स्क्वायर इज लेस देन म्यू 2 म्यू अपन आर। ठीक है, अब देखो ये जो वी स्क्वायर इज लेस देन 2 म्यू अपन आर है, ये जो है आपको इलिप्टिक पाथ के लिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है आपको इलिप्टिक पाथ के लिए दिया है यहाँ पे। अगर यही जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपन आर हो जाए तो इज इक्वल टू होगा तो पैराबोला हो रहा होगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो ये हाइपरबोला होगा। आगे अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई a⁻³ अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे। आगे हाइपरबोलिक का केस देखेंगे। हाइपरबोलिक के केस में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एंड ब्रैकेट में 2/r प्लस 1/a, और वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 म्यू/r। पैराबोलिक के केस में पी इज इक्वल टू म्यू/r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि 2 म्यू/r हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, बट इसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब बाई अ कर्व r⁴n इज इक्वल टू a⁴n cos n थीटा अंडर द फोर्स टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ फोर्स मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n+3। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू अगर मान लो 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, जो भी आ गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 3 4 पुट करेंगे, 1 2 3 4 जो भी वॉट एवर n हियर पुट दैट वैल्यू हियर एंड यू विल गेट
द एग्जैक्ट रिजल्ट। ओके, चलो फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड द पोल अंडर विच द कर्व बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/r-1 डिस्क्राइब। तो ये होता है क्या, पी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी इसको हम इन्वर्स स्क्वायर ला भी पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंस ये क्या होता है। अब देखिए, एन एप्स इज अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑर्बिट एट विच द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू द पॉइंट हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिले और मिनिमम वैल्यू मिले, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एप्स पॉइंट। ठीक है, अब एप्साइडल डिस्टेंस क्या होता है, तो द लेंथ ऑफ द रेडियस वेक्टर एट एन एप्स इज कॉल्ड एप्साइडल डिस्टेंस। जहाँ पे आपको एप्स वाला पॉइंट मिलेगा ना, वहाँ से जो लेंथ होगा रेडियस वेक्टर का, ये जो लेंथ होगा इसे हम बोलेंगे क्या, एप्साइडल डिस्टेंस। आगे हम बात करते हैं एप्साइडल एंगल का। तो एप्साइडल एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस इज कॉल्ड द एप्साइडल एंगल। ठीक है, चलिए फिलहाल इसके आगे हम देखते हैं क्या, इसके आगे एक पॉइंट और दे रखा है कि आपका जो ये प्लेनेटरी मोशन दिया हुआ है, तो अगर हम प्लेनेटरी मोशन की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ये आप बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1m2/r²। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास ऑलमोस्ट क्लास 9th में फिजिक्स आप जब पढ़ते थे तो वहाँ पे ये आपको इंट्रोड्यूस हो जाता था। फिर उसके बाद जो है जब जैसे जैसे आप 11th में आए तो 11th में भी आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिला है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो ये जो है, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ में इलिप्टिक पाथ के लिए क्या होगा, पैराबोलिक के लिए क्या होगा, हाइपरबोलिक के लिए क्या होगा। सिंपल सी बात है, पैराबोला में इक्वल टू साइन, हाइपरबोला में ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। ठीक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे जो है मैं आपको एक्सरसाइज जो आपका कंप्रेहेंसिव एक्सरसाइज आपके कोर्स बुक का है, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पेज को लगाने का सिर्फ इतना यहाँ पे मीन्स था कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए ना, जो क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और सॉल्व करने के साथ साथ एक बार इनको ना, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, देखो यहाँ पे एक आंसर भी दे रखा है, तो आप इसे लर्न भी कर लीजिएगा। जैसे AU इज इक्वल टू e⁻n थीटा दे रखा है, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इसका जो है क्या है, आपको जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर द विच द फॉलोइंग कर्व्स आर डिस्क्राइब। तो ये आपको एक बार लर्न कर लेना, यहाँ से एक बार गो थ्रू हो लेना। ठीक है, आपको अगर मन हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसे एक बार देख लेना, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको यहाँ से आंसर ये दिया गया है। क्वेश्चन वहाँ पर लगाने का इतना टाइम होगा नहीं, तो आप एक बार आंसर को देख लीजिए और हो सके तो एक बार लर्न कर लीजिए। अभी हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की बात करें तो देखो, जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन होता है, यहाँ पे 3 लॉज हैं, आपको पहले से पता है, ऑलरेडी अपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा है इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू विच द प्लैनेट्स मूव विथ द रेफरेंस टू द सन वेयर डिस्कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर। एंड ये लॉज क्या क्या है, पहला लॉ ये कहता है कि ईच प्लैनेट डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रिक इलिप्स हैविंग द सन एज वन ऑफ इट्स फोकस। मतलब ये इलिप्टिक पाथ पे होगा और एक फोकस जो होता है ना, जैसे यहाँ से अगर मैं सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की ड्रॉ करूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक फोकस होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये होता है सेंटर। अब जो है इसको हम बोलते हैं, मतलब माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। इतना पार्ट बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस और इतना पार्ट बोला जाता है सॉरी, ये सेमी माइनर एक्सिस है और ये सेमी मेजर एक्सिस, मतलब कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के आधा आधा को हम सेमी बोलते हैं। फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे अभी आपको एक जो है यहाँ पे केपलर्स लॉ का एक रूल मिलेगा जो कि इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ दिया रहेगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये फोकस बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे सन आपका सिचुएटेड होता है, कुछ इस तरीके से इलिप्टिक पाथ होता है, यहाँ पे आपका सन सिचुएटेड होता है। ठीक है, एक फोकस ही होता है, या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, कहीं ना कहीं एक सन सिचुएटेड होगा। ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया जिसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ये हो गया मेजर एक्सिस। आधे पार्ट को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, आधे पार्ट को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, चलो फिलहाल आगे देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास ये इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिलहाल मान लो किसी टाइम t1 में यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, यहाँ पे मान लो t0 था।
अब T2 में यहाँ तक पहुँचा, T2 में यहाँ तक पहुँचा, तो अगर ये T0 से T1 का टाइम जो है वो अगर T1 से T2 के बीच का टाइम बराबर है, तो ये जो है यहाँ पे सेक्टोरियल एरिया है वो इस एरिया के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से ज़रा देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा कम डिस्टेंस चला है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा, मतलब ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिख रहा है बट ये डिस्टेंस आपको कम दिख रहा है। लेकिन साथ साथ क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा लंबा आ रहा है और ये थोड़ा छोटा हो रहा है, तो ये इधर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये आपको बताता है। तीसरा क्या है कि द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पीरियोडिक टाइम ऑफ वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। ये जो है आपको ना MCQ में मिल सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, मतलब टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, यहाँ से देख लो, ये टी स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब और ये जो 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू दे रखा है ये कांस्टेंट है। तो ये जो थर्ड लॉ के हिसाब से ये आपका टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब दिया है। ठीक है, चलो फिलहाल जो है, हैंस द केपलर्स थर्ड लॉ वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू इज़ द सेम फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो यहाँ पे आपके पास जो MCQs प्रॉब्लम है वो डिस्कस होंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सेंट्रल ऑर्बिट इफ़ वी इज़ द लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, देन लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो, जब ये मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था चैप्टर, तो मैंने लीनियर वेलोसिटी के बारे में आपको बताया था और वहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी मिल रही थी वो क्या मिल रही थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा था आपको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर और ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा आपको मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे होल का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस अंडर अ सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द इलिप्स, देन द वेलोसिटी वी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ। अब देखो यहाँ पे इलिप्स दे रखा है और मैंने आपसे कुछ देर पहले ही इलिप्स के बारे में डिस्कस किया था कि वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे म्यू और 2/r माइनस 1/a, ये था आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे डिस्कस किया था हमने, कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था इलिप्टिक पाथ के लिए। देखो ये तो हाइपरबोलिक के लिए था, इलिप्टिक के लिए ये था अपना। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना आप। चलो अब आगे जो है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको ये जो आंसर है आपका ए हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द रेफर्ड टू द सेंट्रल ऑफ अ फोर्स एज अ पोल द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस इज। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है। हमने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो आपका ये यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम बढ़ते हैं और इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है। वैसे यहाँ पर d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, सेम ऑप्शन दिख रहा है पहला और तीसरा। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट दे रखा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ यू स्क्वायर दे रखा है और यू स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे यू होता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन तीसरे का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था आपसे, कुछ देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। यहाँ से देखो ये था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ कार्डाइड r इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द सेंटर फोर्स टू द पोल इफ द सेंट्रल एक्सीलरेशन इज p, देन
अब यहाँ से P इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉट, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया था अभी कुछ देर पहले ही कि P इज़ द सेंट्रल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द पोल अंडर विच द कर्व्स b² इक्वल टू 2a/r-1 डिस्क्राइब। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिला था, कुछ देर पहले ही आपने सॉल्व किया था इसको, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r इसको मिला था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r² इक्वल टू a² cos 2θ अंडर द फोर्स टू द पोल इफ़ द सेंट्रल एक्सेलरेशन P इज़ देन। अब देखो आपको जो फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का था कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ ठीक है, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो r⁴n था, a⁴n था, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + 3। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला था देखो लिखा था P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴2n + 3, हमने अभी डिस्कस किया था आपसे कुछ देर पहले। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴2 × 2 और प्लस का 3 डेट इज़ 1/r⁴7। तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴7, यहाँ पे 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट एन एप्स, ठीक है, तो यहाँ पे 7 का जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा P इज़ इक्वल टू R। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अ पार्टिकल मूव्स विद अ सेंट्रल एक्सेलरेशन विच वेरीज इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ द डिस्टेंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट रेफर्स टू द सेंट्रल फोर्स एज पोल इज़ व्हाट। अब देखो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन 8 है इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि अ पार्टिकल इज अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस a with the velocity √μ/a²√2 under the action of central force mu u⁵. The differential equation of the central orbit refers to the central force as a pole is what। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला वो होने वाला है h² में u + d2u/dθ² इज इक्वल टू μu³ ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स विद द सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू एंड ब्रैकेट में r + a⁴r³ बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट अ डिस्टेंस a विद द वेलोसिटी 2a √μ एट अ पॉइंट r इज इक्वल टू a वी हैव व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 10 है यहाँ पे du/dθ इज इक्वल टू 0 होगा। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना, इन क्वेश्चंस को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं पूरे को सॉल्व करूंगा। फिलहाल यहाँ पे अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इसे सॉल्व करें, तो आप इसे एज अ रिजल्ट याद करते जाएँ, वो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, खैर मैथ्स को याद करना इज़ नॉट गुड, बट अभी आपके पास एग्जाम है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा बिकॉज टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वाइल डिस्क्राइबिंग अ सेंटर ऑर्बिट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन इज टेकन एज अ 0। किसको हम टेकन 0 करते हैं, तो यहाँ पे जो 11 का ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ट्रांसवर्स को हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, रेडियल टेंजेंशियल और नॉर्मल को नहीं, हम सिर्फ ट्रांसवर्स को 0 लेके चलते हैं। 11 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 कह रहा है इफ़ द सेंटर फोर्स इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस देन द नंबर ऑफ एब्साइडल डिस्टेंस विल बी व्हाट। देखो तो 12 का जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पेडल फॉर्म का सेंट्रल इक्वेशन क्या होगा। अभी कुछ देर पहले हमने पेडल फॉर्म आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो पेडल फॉर्म का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन डी दे रखा है h² dp/dr इज इक्वल टू f, ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस थे, इसकी मैं PDF जो है अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको यहाँ से हेल्प मिलती है तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। मैं कोशिश करूँगा कि और भी मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर मैं अपलोड कर दूँ। इधर आपके जो है BSc थर्ड ईयर के वीडियो मैंने बहुत कम अपलोड कर रखे हैं। आई थिंक मेरे पास मैंने केवल जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कुछ मैकेनिक्स के चैप्टर अपलोड किए थे। तो ये एक नया चैप्टर आपके लिए होगा, आप इसे देखिए और इन्जॉय करिए। और आपके परीक्षा के लिए विशेष शुभकामनाएँ, और आपका परीक्षा काफ़ी अच्छा हो और आप अच्छे नंबर से पास हो, हमारी यही शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।